नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी कोरोना की दूसरी लहर के बाद सरकार द्वारा जारी किए गए एक और आर्थिक पैकेज की। कोरोना का टीका लगवाने वालों के सामने आती मुश्किलों की जानेंगे। ट्विटर ने भारत के नक्शे में क्या की गड़बड़ी। बात करेंगे ओवैसी को 125 सीटें देने की बात क्यों कर रहे हैं राजभर। पंचायत चुनावों में विपक्ष क्यों लगा रहा है बीजेपी पर आरोप। और बुलेटिन के आखिर में बात T20 विश्व कप की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की उठाई मांग। कहा, जैन हवाला केस में आया था धनखड़ का नाम, इसलिए राज्यपाल पद से हटाए जाएं धनखड़। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों में 350 से ज्यादा सीटों पर जीतेगी सपा, बीजेपी को मिलेगी करारी हार। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी की लंबी छलांग, वर्ल्ड रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची दीपिका कुमारी। तीरंदाजी विश्व कप में जीते 3 गोल्ड मेडल। लाल निशान पर पहुंचा शेयर बाजार, 190 अंकों की गिरावट के साथ 52,736 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 46 अंकों की गिरावट के साथ 15,815 पर बंद हुआ निफ्टी। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में आर्थिक गतिविधियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया के सामने आई और उन्होंने नए पैकेज का ऐलान भी किया। तो इस बार सरकार किस क्षेत्र के लिए लाई है योजना, देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार कोरोना महामारी के बीच एक और आर्थिक पैकेज लेकर आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 8 आर्थिक उपायों की घोषणा की है, जिनमें से 4 बिल्कुल नए हैं और एक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए खास तौर पर है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी की योजना की घोषणा की गई है और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी 50,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि क्रेडिट गारंटी योजना के तहत जो एक नई योजना है, 25 लाख लोग लाभान्वित होंगे। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा छोटे से छोटे उधार लेने वालों को दिए जाने वाला कर्ज इसमें शामिल है। इस योजना के तहत अधिकतम 1,25,000 रुपए उधार दिए जाएंगे। इस योजना में नए कर्ज देने पर फोकस किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि नई क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ब्याज दर 3 साल की ऋण अवधि के साथ RBI द्वारा निर्धारित दर से 2% कम है। कवर किए जाने वाले NPA को छोड़कर नए ऋण दिए जाएंगे। नई क्रेडिट गारंटी योजना छोटे शहरों सहित भीतरी इलाकों के छोटे से छोटे कर्जदारों तक भी पहुंचेगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा फिर से शुरू होने के बाद भारत आने वाले पहले 5 लाख पर्यटकों को वीजा शुल्क नहीं देना होगा। योजना 31 मार्च 2022 तक लागू है, लेकिन यदि पर्यटकों की संख्या बढ़ती है तो इस योजना को पहले ही बंद किया जा सकता है। इस योजना में एक पर्यटक केवल एक बार ही लाभ उठा सकता है। इसके साथ ही न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में 14,775 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। अब ये सब्सिडी बढ़कर 42,275 करोड़ रुपए हो गई है। अन्य क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, जिसके लिए ब्याज दर 8.25 प्रति वर्ष तय की गई है। अब देखना होगा कि इस राहत पैकेज का जनता कितना लाभ उठा पाती है। एक और आर्थिक पैकेज का लाभ कितना होगा, ये सवाल बना हुआ है, लेकिन उम्मीद जरूर है इससे राहत मिलेगी। कोरोना संक्रमण से राहत की उम्मीद में लोग वैक्सीन भी लगवा रहे हैं और इसका असर भी देखा जा रहा है। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने जो फैसला लिया है उससे भारत में बनने वाली वैक्सीन ही सवालों में आ गई है। तो क्या है यूरोपीय देशों का फैसला, देखिए रिपोर्ट। यूरोपीय संघ ने डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट की योजना बनाई है, जिसके चलते जिन भारतीयों ने टीका लगवाया है उन्हें यात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1 जुलाई से यूरोपीय संघ ने महामारी के दौरान यूरोपीय संघ में नागरिकों की सुरक्षित और मुक्त आवाजाही की सुविधा के लिए एक डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट की योजना बनाई। यूरोपीय संघ की नई वैक्सीन पासपोर्ट नीति में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन के भारत निर्मित संस्करण को मान्यता नहीं दी गई है, जबकि यूरोप में बनने वाली एस्ट्राजेनेका को मान्यता दे दी गई है। इसे लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला ने ट्वीट कर कहा कि इस मुश्किल का हल जल्द ही निकाला जाएगा। पूनावाला ने लिखा, मुझे एहसास है कि बहुत से भारतीय जिन्होंने कोविशील्ड का टीका लगवाया है उन्हें यूरोपीय संघ की यात्रा के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं, मैंने इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाया है। जल्द ही नियामकों और राजनयिक स्तर पर इसे हल किया जाएगा। आपको बता दें, कोविशील्ड वैक्सीन का विकास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका ने किया है और इसे पुणे स्थित वैक्सीन विनिर्माता द्वारा भारत में बनाया जा रहा है। यूरोपीय देश भारत की मुश्किल बढ़ा रहे हैं तो अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट भारत सरकार को लगातार चुनौती दे रही है। अब ट्विटर ने भारत के नक्शे के साथ ही छेड़छाड़ कर दी है। IT कानूनों को भी वो मानने को तैयार नहीं है। तो क्या कदम उठाए हैं ट्विटर ने, देखिए रिपोर्ट।
ट्विटर एक बार फिर विवाद में फंसता दिख रहा है। नए आईटी कानून को लेकर सरकार से उसकी तल्खियां पहले से ही देखी जा रही थी और अब ट्विटर ने भारत के नक्शे से छेड़खानी कर भारत सरकार का गुस्सा बढ़ा दिया है। ट्विटर ने इस बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश की तरह अपनी वेबसाइट पर दिखाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपनी साइट के करियर ऑप्शन वाले पेज पर जो विश्व का नक्शा प्रदर्शित किया है, उसमें भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख गायब है, यानी उन्हें अलग देश के तौर पर निरूपित किया गया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात की मांग तेजी पकड़ने लगी है कि बार बार भारत की संप्रभुता और सम्मान से खिलवाड़ कर रहे ट्विटर को देश में प्रतिबंधित क्यों नहीं कर दिया जाता है। ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि ट्विटर ने भारत का गलत नक्शा दिखाया हो। पिछले साल भी ट्विटर ने जम्मू और कश्मीर के हिस्से के तौर पर दिखाया था। 12 नवंबर को सरकार ने लेह को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जगह जम्मू कश्मीर के हिस्से के रूप में दिखाने के लिए ट्विटर को नोटिस जारी किया था। ट्विटर की ओर से यह गलत नक्शा उस वक्त दिखाया गया जब नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर यह साइट सरकार के निशाने पर है। सरकार ने ट्विटर पर जानबूझकर इन नए नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया है और उसकी आलोचना की। पिछले हफ्ते कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट कंपनी ने 1 घंटे के लिए लॉक कर दिया। अब खबर ये आई है कि कंपनी ने भारतीय आईटी रूल्स के तहत जो ग्रीवांस ऑफिसर्स रखा था, उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है और ट्विटर की ओर से इस पद के लिए अमेरिकी नागरिक जेरेमी कैसल की नियुक्ति की गई है। जबकि सरकार द्वारा बनाए गए नए आईटी नियमों में शिकायत अधिकारी का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, यानी ट्विटर अब पूरी तरह से मनमानी पर उतारू हो चुका है। अब देखना है कि सरकार ट्विटर पर क्या एक्शन लेती है। ट्विटर सरकार की परेशानी बढ़ा रहा है तो यूपी में बीजेपी की परेशानी विपक्षी दलों ने बढ़ा रखी है। वैसे बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि विपक्ष अभी तक एकजुट नहीं हुआ है। AIMIM और BSP के बीच गठबंधन की संभावनाएं पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद ओवैसी ने यूपी में OP राजभर के नेतृत्व वाले मोर्चों में शामिल होकर 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिस पर राजभर की ओर से भी जवाब आ गया है। तो क्या कहा है राजभर ने, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की नज़र अब उत्तर प्रदेश पर है। पार्टी ने अगले साल 2022 में होने वाले उप विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ने की घोषणा की है। पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और छोटी पार्टियों के गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी के इस फैसले से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम यादव समीकरण के गड़बड़ाने की बातें कही जा रही हैं। गठबंधन कर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 लड़ने की तैयारी कर रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषा पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी के बयान को खारिज कर दिया है। राजभर ने कहा कि अभी सीट बंटवारे को लेकर कोई बात नहीं हुई है। राजभर ने कहा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में सीट के बंटवारे को लेकर कोई समस्या नहीं है। हम असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM को 125 सीटें देने को तैयार हैं। ओवैसी 100 सीटों पर लड़ें, लेकिन कैंडिडेट भी तो होना चाहिए। सीट बंटवारे पर अभी तक हमारी किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन हमारा गठबंधन सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। भागीदारी संकल्प मोर्चा अपने दम पर सरकार बनाने की कोशिश में है। मोर्चे में शामिल सभी दलों के बीच आम सहमति से सीटों का बंटवारा होगा। बताते चलें कि इससे पहले भी BSP और AIMIM के बीच गठबंधन की खबरें थी, लेकिन मायावती और ओवैसी दोनों ने ही इस खबर को नकार दिया था। यूपी में विधानसभा चुनावों में 6 महीने का वक्त है, लेकिन उससे पहले पंचायतों में अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, जिसमें 6 दिन भी नहीं बचे हैं। 3 जुलाई को अध्यक्ष पद की वोटिंग है। 18 जिलों में तो चुनाव निर्विरोध हो चुका है, जिसके बाद से बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है। साथ ही BSP के फैसले ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 3 जुलाई को उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। वोटिंग को लेकर पूरे राज्य में हलचल मची हुई है। सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायतों पर कब्जा जमाना चाहती हैं। इस बीच मायावती ने आज ऐलान कर दिया है कि वो पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव से दूर रहेंगी। इसके बाद BSP सदस्यों पर बीजेपी और SP दोनों ही पार्टियों की नजरें टिकी हुई हैं। बीजेपी BSP सदस्यों को तो अपने पाले में करने में लगी ही है। उसकी ये कोशिश भी है कि चुनाव की नौबत ही नहीं आए और उसका उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिया जाए।
बीजेपी पहले ही 17 जिलों में अपने अध्यक्ष निर्विरोध चुनवा चुकी है। अब दूसरी रणनीति है कि जिन सीटों पर 2 या ज्यादा उम्मीदवार हैं, वहां विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने के लिए तैयार कर लिया जाए। इसके लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दी गई है। कल 29 जुलाई को नामांकन पत्र वापस लेने का अंतिम दिन है और बीजेपी की ओर से अभी से दावा किया जा रहा है कि करीब 10 विपक्षी उम्मीदवार कल नामांकन वापस ले लेंगे। आपको बता दें कि यूपी की 75 जिला पंचायतों की 3050 सीटों के लिए हुए चुनावों में सपा समर्थित 747 प्रत्याशी सदस्य का चुनाव जीत कर आए थे, जबकि बीजेपी के 666 और बीएसपी के 322 सदस्य चुनाव जीते थे। सदस्यों के चुनावों में हारने के बाद बीजेपी अध्यक्ष इसकी भरपाई जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी पार्टी का बनवाकर पूरी करना चाहती है। बीजेपी की इस रणनीति को लेकर विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी प्रशासनिक मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है। विपक्षी सदस्यों पर दबाव डाला जा रहा है और उन्हें मजबूरन बीजेपी का समर्थन करने के लिए कहा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा अपनी रणनीति में कामयाब हो पाएगी या सपा डटकर मुकाबला करेगी। यूपी में बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। पंचायत अध्यक्ष चुनावों में पार्टी ने 75 में से 50 सीटें जीतने का टारगेट रखा था। वैसे जिस तरह से चुनाव हो रहा है उससे लगता है कि बीजेपी ये टारगेट पूरा कर लेगी, लेकिन जनता की अदालत में 6 माह बाद जब सभी दल जाएंगे तो उन्हें पूरा हिसाब देना होगा। वैसे इस वक्त लोगों के लिए डीजल पेट्रोल की कीमत का हिसाब रखना मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल अधिकांश जगह 100 रुपए लीटर के पार है तो डीजल भी उसके पास है। इसे लेकर बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने नीतीश सरकार पर तंज कसा है। तो क्या कहा है लालू यादव ने, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और डबल इंजन की सरकार पर तंज कसते हुए बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया है, डबल पावर के दम पर डबल इंजन सरकार द्वारा बिहार के सभी जिलों में 100 रुपए पेट्रोल करने पर हार्दिक बधाई। आपको बता दें कि लगातार 16 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। इससे पहले लालू ने ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा था और केंद्र द्वारा बढ़ाए गए दामों को विशेष पैकेज बताया था। 75 दिन से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आसमान छूते दामों में गिरावट दर्ज नहीं की गई। बीते रविवार को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया था। इसके बाद अब बिहार के हर जिले में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार जा चुका है। 15 अप्रैल को पिछली बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई थी। इस दिन पेट्रोल की कीमत में 15 पैसे और डीजल की कीमत में 14 पैसों की कमी आई थी। तब पटना में पेट्रोल की कीमत 92.87 रुपए से घटकर 92.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86.10 रुपए से घटकर 85.96 रुपए प्रति लीटर हुई थी। इसके बाद से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा जारी है। बीते दिनों राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी पेट्रोल डीजल में हो रही मूल्य वृद्धि को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी चीज की जानकारी नहीं रहती। उन्हें यह भी पता नहीं होगा कि बिहार के कई जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से अधिक हो गई है। लोगों का मानना है कि पेट्रोल डीजल में हो रही मूल्य वृद्धि के कारण सभी चीजों की कीमतों में भी वृद्धि हो रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात क्रिकेट के T20 विश्व कप की। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के चलते आईपीएल को बीच में ही स्थगित करना पड़ गया था। बाद में बचे हुए मैच यूएई में कराने का फैसला किया गया। इसके साथ ही T20 विश्व कप को लेकर भी सवाल उठने लगे थे, जिसका आयोजन भारत में ही होना था। महामारी के चलते इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का भारत पर दबाव था कि वो जल्द ही विश्व कप आयोजन पर फैसला ले और अब बीसीसीआई की ओर से साफ कर दिया गया कि T20 विश्व कप का आयोजन समय पर ही होगा। तो कहां खेला जाएगा विश्व कप, देखिए रिपोर्ट। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें संस्करण के बचे हुए मैच पहले ही संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में शिफ्ट किए जा चुके हैं। 19 सितंबर से आईपीएल के मुकाबले शुरू होंगे और 15 अक्टूबर को आईपीएल का फाइनल खेला जाएगा। इसके ठीक बाद T20 विश्व कप खेल शुरू होगा। विश्व कप का आयोजन भारत में होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते बीसीसीआई ने T20 विश्व कप यूएई में कराने का फैसला किया है। इसके पीछे खिलाड़ियों की उपलब्धता को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। आईपीएल के चलते अधिकांश खिलाड़ी यूएई में ही होंगे। ऐसे में यदि मुकाबले भारत में होते हैं तो खिलाड़ियों को 14 दिन के लिए फिर से क्वारंटाइन की होना पड़ेगा और 2 अगस्त से नवंबर के बीच देश में कोरोना की दूसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, जिसका असर 3 महीने तक रह सकता है। यानी विश्व कप आयोजन के समय तक देश कोरोना से प्रभावित रह सकता है। इसे देखते हुए बीसीसीआई को विश्व कप को लेकर फैसला लेना पड़ा। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा कि T20 विश्व कप यूएई में होगा और बीसीसीआई की तरफ से आईसीसी को जानकारी भी दे दी गई है।
बीसीसीआई सचिव के मुताबिक यूएई में होने वाले T20 विश्व कप का शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद तय करेगी। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि यूएई में विश्व कप का आयोजन 17 अक्टूबर से शुरू हो सकता है और 14 नवंबर को इसका फाइनल मुकाबला खेला जा सकता है। मौजूदा योजना के मुताबिक T20 विश्व कप के पहले दौर को 2 समूह में बांटा जाएगा और ये मुकाबले यूएई और ओमान में खेले जा सकते हैं। दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।